आप सभी को मेरा नमस्ते। कल हम 56 नंबर तक प्रश्न कर चुके थे। चलिए आज हम 57 नंबर तक प्रश्न करते हैं, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन, छप्पर उपन्यास के लेखक कौन है? कमल भारती, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन या जावेद अख्तर? तो कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश करदम। तो इसको याद करने का भी एक ट्रिक है, ठीक है, आप सभी याद कर सकते हैं। तो छप्पर, आप सोचिए घर का छप्पर जो होता है, तो सबसे पहले जो सूर्य का जो किरण होता है कहाँ पर पड़ता है? प्रकाश छप्पर पर पड़ता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो छप्पर किसका है? जयप्रकाश करदम का। और ये उपन्यास कब का है? तो उपन्यास है 1994 का। नामवर सिंह किस बात के समर्थक हैं? मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, किसी के नहीं। तो किसके हैं? ये हो जाएंगे मार्क्सवाद। जब आप आलोचना पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन किस में आते हैं, तो ये मार्क्सवाद में आते हैं नामवर सिंह। मानवतावादी समीक्षक किसे कहा जाता है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी? तो आप लगा दीजिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ये मानवतावादी समीक्षक है। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षक से सुमिलित कीजिए। तो मिलाने के लिए कह रहा है। आप देखिए यहाँ तीसरी कसम क्या कहते हैं हम? दूसरा नाम कहते हैं ना मारे गए गुलफाम। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? डबल आई। तो ए का डबल आई हम यहाँ देखते हैं या नहीं? तो ए का डबल आई कहाँ पर है? देखिए सी में है, तो हम सी को लगा सकते हैं, सी को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो ए का डबल आई क्या हो जाएगा? तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या था? उदयभान चरित था। तो सी का आई भी, अब देखिए सी का आई भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सी का आई भी जब दिया है, अब देखते हैं बी का, बिगड़े का सुधार। तो बिगड़े का सुधार क्या हो जाएगा? सती सुख की देवी, ठीक है। और ठेठ हिंदी का ठाठ क्या हो जाएगा? देवबाला। तो चलिए हम लगाते हैं। तो तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, ठीक है। बिगड़े का सुधार, सती सुख की देवी, रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित, ठेठ हिंदी का ठाठ, देवबाला। और ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। अब यहाँ कहता है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठा नहीं होंगे। तो ये देख के ही पता चल रहा है किसका है? अंधेरे में कविता से लिया गया, मुक्ति बोध की है। और अंधेरे में कविता का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1964 की लंबी कविता है, ठीक है। तो हम पहले इसको लगा देते हैं अंधेरे में। इसके बाद देखते खोजते हम, स्थिर समर्पण है हमारा, ये किसका है? ये नदी का दीप से लिया गया, आगे जी का। तो सी का आई भी, आप अपने से उगे, तो ये कुकुरमुत्ता का है, ठीक है। हंस पीड़िए गगन में शून्य लोक, यह असाध्य वीणा का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला से लगाते हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठा नहीं होंगे अंधेरे में। तो ए का डबल आई, तो ए का डबल आई हमें सी में मिल गया, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा। आइए 62 नंबर, कृष्ण को रस के रूप में तथा राधा को रति के रूप में किस संप्रदाय में माना जाता है? चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या निर्वाक संप्रदाय? तो किसमें आ जाएंगे? ये वैष्णव सहजिया संप्रदाय में आ जाएंगे। चंदवाला रास ग्रंथ के रचनाकार आसगु कौन से साहित्य से संबंधित है? नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य? तो यहाँ हो जाएगा जैन साहित्य। नाथ साहित्य में तो गोरखनाथ आते हैं। सिद्ध साहित्य में कौन आता है? सरप्पा, सबरप्पा, लुईपा, कड़हप्पा, डोंढिप्पा। जैन साहित्य में आपके आ जाएंगे आसगु कवि। और ये चंदवाला रास का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1200। आइए 64 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो गोरखनाथ किसके थे? मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, चुनकरनाथ या गोपीचंद? तो किसके थे? ये हो जाएंगे मत्स्येंद्रनाथ। जागनिक इनमें से किस
ग्रंथ के लेखक हैं? विशालदेव रासो, परिमल रासो, रघुमान रासो या हम्मीर रासो? तो यहाँ जागनिक कवि पूछ रहा है तो आल्हा खंड में आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमल रासो, यानी कि आल्हा खंड भी हम इसको कहते हैं। इनमें से कौन भंवर गीत के रचयिता है? देखिए, एक पूछता है ना कि भ्रमर गीत, भ्रमर गीत किसका है? सूरदास का है, ठीक है। एक बोलता है, एक क्या पूछ लेता है? भंवर गीत, तो भंवर गीत किसका है यहाँ पर? नंददास का। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया जाता है? ये प्रश्न जो है भाषा से पूछ लिया गया है। तो इंदौर और उज्जैन में हम मालवी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि में इनमें से किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी जो लिपि है ये हो जाएगा हमारा ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक या कुटिल। तो हम लगा देंगे, ज़्यादातर अक्षरात्मक कहते हैं पर यहाँ पर हम वर्णात्मक ही लगाएंगे। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देखिए, फारसी, गुजराती, देवनागरी या मराठी, ठीक है। चाहे हिंदी हो, हिंदी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है, और मराठी भाषा की लिपि भी क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। हिंदी भाषा नामक किताब के रचयिता इनमें से कौन है? हिंदी भाषा पूछ लिया। धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जॉर्ज ग्रियर्सन या शिव कुमार मिश्र? तो अब आंख बंद के लगा दीजिए, भोलानाथ तिवारी। अगर पूछ लिया जाए कि भाषा विज्ञान किसका है तो आप भोलानाथ तिवारी लगाइएगा। अगर पूछ लेगा हिंदी भाषा किसका है तो भोलानाथ तिवारी लगाइएगा। कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, महापुराण? तो क्या हो जाएगा? भविष्यत कहा, ये हो जाएगा धनपाल की रचना। प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? तो प्रिय प्रवास का रचना काल है 1914, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो प्रिय प्रवास जो है वो आधुनिक हिंदी जो बोलते हैं ना खड़ी बोली की ये पहली रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? भरतपुर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर? याद रखिएगा, जो खड़ी बोली है वो रामपुर, मेरठ और मुजफ्फरपुर में बोली जाती है, पर भरतपुर में यह नहीं बोली जाती है। चलिए हम देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। किस पाश्चात्य इतिहासकार ने वर्तमान का संबंध अतीत से जोड़ने का प्रयास किया था? तो यहाँ पर दिया गया है, हिगया दिया है, विको दिया है, E.H. कार दिया है या गार्सा तासी? तो आंसर क्या हो जाएगा? E.H. कार। 75 नंबर देखिए, कौन सा ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है? तो शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी? तो कौन सा लिखा गया है? इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। हिंदी का प्रथम रचना मानी जाती है, तो हिंदी का सबसे पहली रचना किसको मानते हैं हम? श्रावकाचार्य को मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देवसेन का है और ये 1933 का है। क्या? श्रावकाचार्य। रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो रासो शब्द जो है यह किससे हुई है? यह रासक से हुई है। आइए 78 नंबर प्रश्न देखिए, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति, अब्दुल हसन, कुशलाभ या सत्यनारायण कविरत्न? अब विद्यापति कोकिल कहते हैं, क्या विद्यापति होंगे ना मैथिली कोकिल? तो ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछे जाते हैं कि मैथिली कोकिल नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आप विद्यापति लगा के आइएगा। कबीर का जन्म काल पूछ लिया, तो उसे आपने तो पढ़ा ही है कबीर के बारे में, तो जन्म काल हम ऐसे ही बता सकते हैं। तो जन्म काल कितना है इनका? हम लगा देते C, यानी कि 1398 में उनका जन्म हुआ था, किसका? कबीरदास का। और मृत्यु कब हुई थी? 1518 में हुई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। संत शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो संत पूछ लिया। श्रृंगार, शांत, ज्ञान, बुद्धि? तो क्या हो जाएगा? शांत से हुई थी संत शब्द की व्युत्पत्ति। वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य या वल्लभाचार्य? तो कौन हो जाएंगे? जो शंकराचार्य हैं वो वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत गहराई से पूछे जाते हैं, तो हमें पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। मीरा के पदों की भाषा कौन सी है? तो मीरा के पद की भाषा अवधी, राजस्थानी, बघेली, मराठी? तो कौन सी है? तो ये हो जाएगी राजस्थानी। तो सबकी भाषा
माने पूछ लिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए सूरदास की भाषा क्या है तो आप ब्रज लगाइएगा। अगर पूछ लेगा तुलसीदास की भाषा क्या है तो आप क्या लगाइएगा, अवधी और ब्रज भाषा है। तो यही सबसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? हरिदास, नाभादास, विठलदास या चोखहा मेला? तो क्या हो जाएंगे? अष्टयाम नाभादास की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, द्वापर। अब देखिए कौन सा हो जाएगा? रंग में भंग, जो 1900 कब आई थी? 9 में आई थी, ठीक है ना, उनकी पहली है। साकेत किप का है? 1931 की रचना है। और जयद्रथ वध कितना था? 1954 का कि 1931 का है? सॉरी 1954 का है। चलिए 85 नंबर। प्रपद्यवाद का दूसरा नाम क्या है? तो नई कविता, नकेनवाद, अकविता, साठोत्तरी कविता। तो क्या हो जाएगा? नकेनवाद। अब देखिए जब यहाँ पर नकेन दिया है तो न से क्या हो जाएंगे? नलिन बिलोचन शर्मा। ध्यान दीजिएगा। के से क्या हो जाएंगे? केसरी कुमार। नकेन। न से क्या हो जाएगा? नरेश मेहता, ठीक है ना, सॉरी नरेश मेहता। तो ये आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आएंगे, इसको नकेन कहते हैं हम, यानी प्रपत्तिवाद। और इसका आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था 1956 में हुआ था। लघु मानव की महत्ता किस कवि ने प्रतिपादित की है? विजय देवनारायण शाही, मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला। तो किसने की थी? विजय देवनारायण शाही। मैंने यहाँ पूछा है कि निसहाय हिंदू उपन्यास का विषय क्या है? तो निसहाय हिंदू है ना, ये शायद उपन्यास किसका है? ये उपन्यास जो है ये जो लग रहा है कि राधा कृष्ण दास का है, ठीक है, निसहाय हिंदू। मुझे याद नहीं आ रहा था। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें निसहाय हिंदू का, तो ये शायद 1890 में लिखी गई उपन्यास है। और इसकी जो समस्या है वो गोधन समस्या का चित्रण है, यानी गाय की समस्या, ठीक है, गोधन की समस्या। ध्यान दीजिएगा। बेक्सी की मजार किसका उपन्यास है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राजेंद्र यादव, मृणाल पांडे या प्रसाद। तो किसका है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ताई कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, कौशिक, गुलेरी या इलाचंद्र जोशी। तो ताई किसकी कहानी है? कौशिक की, यानी किसका पूरा नाम क्या है? विश्वंभर नाथ कौशिक। जैसे को तैसा और विद्या विनोद नाटक का विषय वस्तु क्या है? प्रेम मुक्ति तो नहीं होगा। हम बोलेंगे कि जो जो मेरे साथ जैसा कर रहा है उसके साथ हम वैसा ही करेंगे, यानी कि जैसे को तैसा, ठीक है। तो विद्या विनोद आ रहा तो व्यंग्यात्मक ही होगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो प्रेम भक्ति तो नहीं होगी, देश प्रेम भी नहीं होगी, तो यह आदर्शवाद भी नहीं होगा, तो यह व्यंग्यात्मकता ही यहाँ पर होगा। कोणार्क नाटक का रचना काल कितना है? कल क्लास में हमने अध्ययन किया था। तो कोणार्क नाटक का रचना काल कितना है? तो 1951। और यह जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। आइए 92 नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्राणचंद चौहान की कौन सी कृति राम काव्य परंपरा की है? प्राणचंद चौहान, रामायण, रामायण महानाटक, राम रासो या हनुमान नाटक। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रामायण महानाटक। मुक्तिबोध का कौन सा काव्य संग्रह है? अब मुक्तिबोध का देख सकते हैं कौन सा काव्य संग्रह है। तो मुक्तिबोध का क्या हो जाएगा? चांद का मुंह टेढ़ा। ये बहुत ही लंबी कविता है, जो फंटेसी यानी मिथक से भरा हुआ कविता है, प्रतीकात्मक से भरी हुई कविता है। और जबकि देखें कि मुक्तिबोध के काव्य में हमेशा हमें मिथक ही देखने को मिलता है। अब कुआनो नदी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कुकुरमुत्ता किसका है? ये निराला की रचना 1942 में लिखी गई थी। चलिए आइए देखते 94 नंबर। ग्राम गीत के रचनाकार कौन है? राम नरेश, हरिबोध, भारत भूषण अग्रवाल या दिनकर। तो कौन हो जाएंगे? राम नरेश कौन है? ग्राम गीत इनकी ही रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? निराला, दिनकर, मुक्तिबोध, नागार्जुन। किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। किसे काव्य का शत्रु कहा गया है? तो किसे कहा गया? प्लेटो को कहा गया है। क्योंकि क्यों कहा गया मैं बताती हूँ। क्योंकि जो प्लेटो थे वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो उस आदर्श जो राज्य है उसमें वो कवि को स्थान नहीं देना चाहते। उनका मानना था जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं, कला का बोलते हैं ना कि अनुकरण करते हैं, यानी कि वो जो कवि होते हैं माने वो काव्य से सत्य गुना, जो काव्य होते हैं वो सत्य से 3 गुना दूरी पर होता है।
तो इसलिए जो प्लेटो है वो काव्य को शत्रु मानते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जीवनियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? चलिए देखते हैं। बापू किसका है? घनश्याम दास बिड़ला का है। ठीक है, तो बापू कितना का है? 1940 की रचना है। घनश्याम दास बिड़ला की रचना है। बापू की झांकियाँ काका काकेलकर का है, 1948 में लिखी गई थी। इसके बाद है बापू के कदमों में, तो ये राजेंद्र प्रसाद का है, तो ये 1950 की रचना थी। कब की थी? 1950 की रचना थी। अकाल पुरुष गांधी जनेंद्र कुमार का था, तो ये कब का हो जाएगा? 1968 की। तो देखिए यहीं पर हमको आंसर मिल गया, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि 1940, 1948, 1950, 1968। इनमें से लंबी कविताओं का संगत वर्ग कौन सा? लंबी कविता पूछ रहा है। अब देख लीजिए लंबी कविता क्या है। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। समय देवता भी लंबी कविता। अंधेरे में भी क्या है? लंबी कविता है। कुआनो नदी, तो ये भी क्या है? लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा निराला की है। समय देवता माखनलाल चतुर्वेदी की है। अंधेरे में मुक्तिबोध की है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्थापना रीति मुक्त का सीधा अर्थ है रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त। अब देखिए यहाँ पूछ लिया गया सही और गलत, स्थापना और तर्क। तो रीति मुक्त के बारे में हम जानेंगे। तो रीति मुक्त का सीधा अर्थ क्या होता है कि साहित्यिक बंधनों, सभी बंधनों से क्या होता है? मुक्त होता है। साहित्यिक बंधनों से, रूढ़ियों से मुक्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए तर्क, रीतिमुक्त काव्यधारा का नामकरण रीतिमुक्त विवाह से रही, तो बिल्कुल गलत, तो ये नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। बंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? बंदे वाणी विनायको, तो ये जो है विद्यानिवास मिश्र की रचना। जब आप निबंध पढ़ने जाएंगे तो उसमें देखिएगा कि सबसे अधिक निबंध लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, तो जो बंदे वाणी विनायको, तो उनके निबंधों का क्या है? संकलन है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, और ये जो आवारा मसीहा है एक जीवनी है, और ये किस पर लिखा गया था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि उनके पूरा का पूरा जीवनी के ऊपर लिखा गया है। बचपन से लेकर पूरा मृत्यु तक की कथा है, और ये 3 भागों में बांटा गया है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से। मनोविश्लेषणात्मक शैली के रचनाकार कौन है? तो आंख बंद कर लगा दीजिए, कौन? इलाचंद्र जोशी। तो ये कौन है? मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। स्वदेश दीपक की रचना क्या है? आधे अधूरे, बकरी, कोर्ट मार्शल या फांसी। तो क्या हो जाएगा? कोर्ट मार्शल। ये कब की रचना है? 1991 की रचना है कोर्ट मार्शल। उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की बना? तो उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य का? डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो किसका हो जाएगा? रूप गोस्वामी, रामानुजाचार्य, रामानंद, मधुसूदन चौधरी। तो रूप कैसा होता है? उज्ज्वल होता है, बहुत सुंदर होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि उज्ज्वल नीलमणि, तो क्या होगा? तो रूपो गोस्वामी का रूप हमारा बहुत ही उज्ज्वल है। ठीक है, तो आंसर लगा दीजिए आप ए। अपने यहाँ संसद ऐसी धानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, तो ये हो जाएगा धूमिल। तो धूमिल की जो रचना है वो हमेशा देखेगा कि राजनीतिक हुआ, सामाजिक हुआ, तो उसी से भरे पड़े होते हैं। तो अधिकतर रचनाओं में उनकी राजनीतिक विचारधारा ही हमें देखने को मिलता है। जूठन किसका उपन्यास है? जो जूठन है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि का उपन्यास है। और ये जूठन जो है ये 1997 में लिखा गया था। जो पिछली क्लास में हम पूछ रहे थे ना कि पहली दलित आत्मकथा कौन सी थी, तो कौन सी थी? अपने अपने पिंजरे थी, वो मोहनदास नेमिष राय का। वो जो है 1995 में लिखी गई। सबसे पहले कौन आएंगे? मोहनदास नेमिष राय। इसके बाद आ जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन, और ये 1997 में लिखी गई थी। तो चलिए आज के लिए हम यहाँ तक कक्षा को रहने देते हैं। अगर कुछ भी त्रुटि हुई होगी, कुछ भी गलती हुई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।